मैं राजवीर सिंह शोराण, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अपने डिस्कस किए। एसिल क्लोराइड्स हो सकते हैं, ये अनाइडाइड हो सकते हैं, और एस्टर है, अमाइड है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर RCOH ग्रुप है, तो इसमें OH समूह का हटा करके यदि कोई एलोजन में यदि Cl परमाणु लगा दिया तो RCOCl यानी एसिल क्लोराइड हो गया। और इसी में यदि अपन ने OH को हटा करके OR लगा दिया तो ये RCOR यानी एस्टर ग्रुप हो गया। और इस OH के स्थान पर NH2 ग्रुप लगा दिया अपन ने तो ये आपका अमाइड हो गया। इसी प्रकार से अनाइडाइड यानी 4 प्रकार के व्युत्पन्न हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के। तो अभी अपन आज जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसिल डेरिवेटिव यानी एसिल व्युत्पन्नों का सापेक्ष स्थायित्व जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज और बनाने की विधियां जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अम्ल व्युत्पन्नों में एसिड क्लोराइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। सामान्यतः क्रियाशीलता का क्रम जो है निम्न प्रकार से है। तो RCOCl जो है यानी एसिल या अम्ल क्लोराइड जो है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन RCOCOR यानी अम्ल अनाइडाइड इज मोर स्टेबल दैन एस्टर RCOR- और एस्टर इज मोर स्टेबल दैन अमाइड। इन यौगिकों की क्रियाशीलता में जो कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है कार्बोनिल कार्बन। वह निष्कासित होने वाले समूह के मध्य बंध का सामर्थ्य। यदि उपरोक्त बंध आसानी से टूट जाता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से होंगी, अन्यथा कठिनाई से होंगी। एक और महत्वपूर्ण धारणा अनुनाद की है जो इन अभिक्रियाओं में अहम भूमिका निभाती है। अम्ल व्युत्पन्नों में कार्बोनिल कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु पर धनावेश को घटा देते हैं और उनके मध्य द्वितीय बंध के लक्षण आ जाने से धनावेशित कार्बन से निष्कासित होने वाले समूह पर आ जाते हैं, जैसा कि ये नीचे दिखाया गया है। RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, और Z क्या है, जैसे एलोजन हो सकता है एसिल क्लोराइड के अंदर, और ये COR हो सकता है अनाइडाइड के अंदर, OR- हो सकता है Z एस्टर के अंदर, और NH2 हो सकता है इस अमाइड के अंदर। तो इसमें रेजोनेंस दिखाया है, जैसे Z के ऊपर यानी प्रतिस्थापी समूह के ऊपर यदि लोन पेयर है वो आ गया इधर Z के ऊपर, तो कार्बन और Z के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, Z+ हो गया, और ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी लोन पेयर जो है वो ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन पर चला गया। तो इस प्रकार से अनुनाद हो गया। अतः अपन ये कह सकते हैं कि अम्ल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता एसिटिल क्लोराइड से अमाइड की तरफ जाते हैं तो घटती है। एक कम ऋण विद्युतीय तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों का एक अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की अपेक्षा अधिक तीव्रता से साझा करता है, अर्थात ऑक्सीजन तत्व नाइट्रोजन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, इसलिए अमाइड में अनुनाद अधिक प्रभावी होगा तथा अनाइडाइड या एस्टरों में कम प्रभावी होगा। अमाइड में अनुनाद के अधिक प्रभावी होने से धनावेश निष्कासित होने वाले NH2 पर आ जाएगा, अर्थात इसकी क्रियाशीलता जो है वो घटेगी। एसिड हैलाइडों में एलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, अतः ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा बहुत ही कम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुनाद अधिक प्रभावी नहीं होता है, और एसिल हैलाइड अन्य अम्ल व्युत्पन्नों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अम्ल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता के क्रम को निष्कासित होने वाले समूह की अक्षारकता की तुलना करके भी समझाया जा सकता है। जैसे अम्ल क्लोराइड है, अनाइडाइड, एस्टर या अमाइड में निष्कासित होने वाले समूह क्रमशः Cl, OR या OCOR एवं NH2 है। इनमें क्लोराइड आयन जो है सबसे दुर्बल क्षार है, इसलिए एसिल क्लोराइड सबसे अधिक क्रियाशील है तथा NH2 समूह के अत्यंत अक्षारीय होने से अम्ल अमाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अब नाभिक स्नेही
असील प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक असील सब्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे RCOZ है, इसमें अपन Z बराबर Cl हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR और NH2। अब इन यौगिकों के अंदर यदि कार्बोनिल समूह इनके द्वारा प्रदर्शित होने वाले अधिकतर अभिक्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें Z से किसी भी अन्य न्यूक्लियोफाइल द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सकता है। RCOZ प्लस न्यूक्लियोफाइल लिया अपन ने, NU- दिखाया है, तो RC न्यूक्लियोफाइल और Z जो है वो इसमें से निकल गया। इसलिए उपरोक्त एसिल समूह पर प्रतिस्थापन होता है, इसीलिए इसे नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन कहा जाता है। यद्यपि एल्डिहाइड कीटोन और अम्ल व्युत्पन्नों में CO समूह ही लगभग सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु अभिक्रियाओं की प्रकृति में अंतर होता है और इस अम्ल व्युत्पन्न नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अभिक्रियाओं की प्रकृति में इस अंतर को समझने के लिए उनकी क्रियाविधि की जानना आवश्यक है। जैसे क्रियाविधि को अगर देखें अपन तो RCOZ है, फर्स्ट स्टेप के अंदर दे दें, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का यदि एडिशन कराते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी ऑक्सीजन के और साथ में ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। इसको पार्शियल डॉटेड लाइन से दिखाया बॉन्ड, तो ये संक्रमण अवस्था बन गई और बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश आ गया और कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, मैंने इंटरमीडिएट बन गया। सेकेंड स्टेप में ये जो मध्यवर्ती है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन पर ऋणावेश है वो पुनः इधर कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में बदल गया और यहाँ से Z जो है यानी प्रतिस्थापी जो है Z ये निकल गया और नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर जुड़ गया, तो RCO न्यूक्लियोफाइल और निष्कासित होने वाला समूह जो है वो Z हो गया। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और समान रूप से अम्ल व्युत्पन्नों पर भी लागू होते हैं, इस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक एसिल सब्स्टिट्यूशंस में से उत्प्रेरित होने चाहिए, क्योंकि H+ आयन अथवा प्रोटॉन जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़कर इन नाभिक स्नेही के आक्रमण के लिए और अधिक उपयुक्त बना देगा। जैसे अपन ने देखा RCOZ प्लस H+, तो ये प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ गया और नाभिक स्नेही का आक्रमण जो आसानी से हो गया। इसमें फर्स्ट स्टेप में बीच में संक्रमण अवस्था बन गई और संक्रमण अवस्था के बाद मध्यवर्ती और मध्यवर्ती के बाद ये प्रोटॉन जो है Z के साथ मिलकर के निकल गया और प्रतिस्थापित उत्पाद जो है वो बन गया। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर मैकेनिज्म अभी जैसे अपन ने डिस्कस की है, तो ये मैकेनिज्म है। इसमें RCOH ले लिया अपन ने, या R है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया फर्स्ट स्टेप में और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद मध्यवर्ती बन गया। इसमें आगे जो दिखाया है क्रॉस यानी -H- या R-, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसके ऊपर यदि प्रोटॉन जोड़ देंगे अपन तो योगात्मक उत्पाद जो है वो बन जाता है। ऐसे ही अपन एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इसमें अम्ल व्युत्पन्नों का जल अपघटन जो है उदासीन माध्यम की अपेक्षा अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में ज़्यादा तीव्र गति से होता है। जैसे अभी अपन ने ये अगर देखें एग्जाम्पल रिएक्शन के अंदर RCOZ लिया अपन ने, प्रोटॉन जोड़ा तो प्रोटॉन के ऊपर जो है ये जुड़ करके ऑक्सीजन पर जुड़ गया H+, और H+ जुड़ने के बाद H2O का एडिशन कराएं अपन तो H2O में कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर प्लस आगे बाद ऑक्सीजन वाला जल वाला ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ गया और ये RCOH प्लस H+ और ZH प्रोटॉन जो अपन ने इसके साथ निकल गया। इसलिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में RCOZ है प्लस OH- जोड़ दिया तो ये निम्न रिएक्शन के द्वारा अपन देख सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है पुनः इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया और Z- निकल गया और OH जुड़ गया। अब एक एक करके लें अपन, जैसे आज डिस्कस करेंगे अपन एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जो है थाइनिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करके एसिड क्लोराइड को तैयार किया जा सकता है। यानी RCOH प्लस थाइनिल क्लोराइड तो RCOCl प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड और HCl। ये रिएक्शन जो है पीरिडीन की उपस्थिति में होती है। तो पीरिडीन की उपस्थिति में होने का अर्थ क्या है, पीरिडीन जो है इस HCl को तो ऑब्जॉर्व कर देगा
और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसियस रूप में निकल जाएगी। ऐसे ही RCOH की PCl3 से कराएं या PCl5 से कराएं तो RCOCl जो है प्रोडक्ट बनेगा, यानी अल्केनॉइल क्लोराइड। इसी प्रकार से अपन जो है ये मैकेनिज्म भी देख सकते हो इसकी, जैसे थाइनिल क्लोराइड में सल्फर जो है वो इसके ऊपर जुड़ता है RCOH के अंदर, और ये प्रोटोनीकृत एसिल क्लोरोसल्फाइड बीच में बनता है, और इसके बाद लास्ट में RCOCl प्लस HCl और सल्फर डाइऑक्साइड अपने को प्राप्त होता है। इस एसिल क्लोराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो इस सीरीज का प्रथम सदस्य फॉर्मिल क्लोराइड अस्थायी होता है, जो कि शीघ्रता से कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl में अपघटित हो जाता है। एसिड क्लोराइड जो है वो रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाले युक्त वाले द्रव होते हैं। एसिटिल क्लोराइड के अलावा सामान्यतः ये जल में अविलय होते हैं। एसिल क्लोराइड जो जल में विलय होता है, ये सभी कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, टोल्यूइन या ईथर आदि में विलय होते हैं। इनमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण ये समान अणुभार वाले एल्डिहाइड व कीटोनों के समान ही क्वथनांक दर्शाते हैं। इनमें हाइड्रोजन बंध न बनने की प्रवृत्ति जो है के कारण ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में निम्न क्वथनांक दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिल क्लोराइड का क्वथनांक जो है 51 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एसिटिक अम्ल का क्वथनांक जो 118 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसी प्रकार से एसिड व्युत्पन्नों में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, आसानी से कम क्रियाशील यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एसिड क्लोराइड अंतःकोणीय नाभिक स्नेही एसिड प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा दर्शा सकते हैं अपन। ये जल के साथ, एल्कोहल के साथ, अमीन, कार्बोक्सिलेट आयन आदि नाभिक स्नेही अभिक्रमकों से अभिक्रिया करके क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, अमाइड व एनाइड बनाते हैं। जैसे जल अपघटन लिया अपन ने, RCOCl का जल अपघटन कराएंगे प्लस H2O तो RCOH अम्ल बन जाएगा प्लस HCl, जैसा कि इसमें रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म को के अंदर दिखाया है। RCOCl में कार्बन जो है धनावेशित पार्ट है, उसके ऊपर जल का ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाता है। फिर जो है इसमें से प्रोटोन, दूसरी स्टेप के अंदर अपन प्रोटोन को निकाल देते। प्रोटोन वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, और यहाँ से जैसे ही प्रोटोन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जाएंगे तो क्लोराइड आयन जो है वो निकल जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के HCl निकलेगा और RCOH जो है वो बन जाएगा। इसी प्रकार से एल्कोलाइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, RCOCl की रिएक्शन यदि R-OH यानी एल्कोहल से करवाते हैं तो HCl निकल जाएगा और इससे एस्टर और HCl बन जाएगा, जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर अपन ने दिखाया है। तो उसमें जल लिया था अपन ने पहले वाली इस रिएक्शन में, और यहाँ R-OH ले लेंगे तो बात तो वही है कि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो है ऑक्सीजन ही जुड़ती है, और इसके अंदर जो है कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो इसमें भी HCl निकल कर ये RCO, R- यानी एस्टर बन जाता है। फिनॉल ले सकते हैं अपन तो फेनिल एसीटेट बन जाएगा। जैसे CH3COCl लिया अपन ने, फिनॉल और पिरिडीन की उपस्थिति में HCl तो निकल गया और फेनिल एसीटेट प्रोडक्ट बन गया। इसी एस्टर को यदि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड व ईथर की क्रिया द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे ये निम्न रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के अपन ये देख सकते हैं अमोनीकरण है। अमोनीकरण का मतलब अमोनोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। RCOCl लिया अपन ने, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो अमाइड बन गया, और अमीन के साथ भी करा सकते हैं तो भी एन प्रतिस्थापित अमाइड बन जाएगा। R-NH2 ले लिया मान लो अपन ने, और अपन जो है इसके साथ सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हैं तो सेकेंडरी अमीन से भी वही NN द्वितीय प्रतिस्थापी अमाइड बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये एसिल क्लोराइड्स और उनकी प्रॉपर्टी हैं। यानी आज अपन ने जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न में इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ ली सबकी, कौन सा डेरिवेटिव जो है ज़्यादा स्टेबल है, और एसिल क्लोराइड यानी एक जो डेरिवेटिव है उसके बनाने की विधि और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है अपन ने एसिल क्लोराइड की डिस्कस कर ली। थैंक यू।